वेलकम एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बजट के बारे में बात करने वाले हैं। जो नया बजट पास किया गया है 1 फरवरी 2021, फरवरी की पहली तारीख को जो नया बजट 2021 और 22 के लिए लाया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बजट 21-22 को इतनी डिटेल में जानेंगे ताकि जो हमारे एग्ज़ाम आज के बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में बजट से संबंध में और इकोनॉमिक सर्वे से एक दो क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बजट के कुछ पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे, इसके इतिहास को भी थोड़ा सा हम इसके आज के वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि पूरे आखिर तक बने रहें, नहीं तो क्या होगा कि आप बीच बीच में कुछ पॉइंट्स को मिस कर देंगे, जिससे बाद में समझने में आपको परेशानी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल का 2021 और 22 साल का जो बजट है, 1 फरवरी 2021 को जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, सोमवार को इन्होंने बजट पेश किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। आमतौर पे क्या होता है कि हर साल जब पहली तारीख को, फरवरी के पहली तारीख को जब बजट पेश किया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि प्रिंटेड कॉपी, जो कुछ कापियाँ छापी जाती हैं और उन्हें संसद में जो सांसद हैं उनको दिया जाता है और कुछ मीडिया कर्मी को दिया जाता है। और बाद में होता क्या है कि वित्त मंत्रालय से जो वित्त मंत्री होती हैं वो एक लाल कलर के सूटकेस में, एक अटैची में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉपियों को लेकर के आती हैं और अपने भाषण में के दौरान उस पूरी चीज़ों को पढ़ती हैं। पर भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि इस बार डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस बार पेपरलेस बजट को लाया गया। और इसमें क्या हुआ कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, इन्होंने एक मेड इन इंडिया टैबलेट, जिसे हम टैब बोलते हैं, उसमें इन्होंने पूरा का पूरा बजट को पढ़ा। यह टैबलेट जो था यह मेड इन इंडिया था, मतलब कि भारत के द्वारा ही बनाई किसी कंपनी का ये टैबलेट था। आमतौर पे ये भी देखा गया कि जब बजट होता है तो लाल कलर के सूटकेस में बजट को पेश किया जाता है, पर इस बार सूटकेस नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक लाल कलर के पाउच में टैबलेट को रखा गया था और उस पाउच के ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह उस पर बना हुआ था। ये हमने उसमें जो बजट था उसमें ये देखने को मिला है। और चूँकि यह बजट पेपरलेस था, इसलिए जो वित्त मंत्रालय थे, इन्होंने या जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से इसको प्ले स्टोर पे लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं और आम नागरिक हैं, उस बजट को वहां से जा कर के डाउनलोड करके और मुफ्त में सब के सब पढ़ सकते हैं और सरकार के सारी योजनाओं को डिटेल में जान सकते हैं कि इस बजट के दौरान आखिर क्या क्या चीज़ें के बारे में जाना गया है। ये जो बजट शब्द है, यह आमतौर पे हम तो बजट कहते हैं, पर भारतीय संविधान में इस बजट को बजट नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि मैंने ये बताया कि 1 फरवरी को ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सोमवार का दिन था। पहला पेपरलेस बजट इन्होंने पेश किया भारत का, और इसमें इन्होंने मेड इन इंडिया टैब का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू सारे अधिकारी और भारत के नागरिक इस बजट को यहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस बार को जो बजट है 2021-22 का, वो 34.83 लाख करोड़ का टोटल कुल बजट पेश किया गया है। और इस बजट को अब थोड़ी सी क्या है कि हम इसकी पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये बजट है क्या और कब पहली बार बजट भारत में पेश किया गया था। भारत का जो संविधान है
उस संविधान के अनुच्छेद 112 मतलब कि 112 में इस वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है। जो ये बजट है, जिसे हम आम तौर के बोलचाल की भाषा में इसे हम बजट कहते हैं। जो बजट है वो ब्रिटिश काल में ही, ब्रिटिश जब हमारे देश पे जब शासनकाल कर रहे थे उस वक्त ही इसको सबसे पहली बार पेश किया गया था। तो उस वक्त कब किया गया था? तो 1860 ईस्वी में पहली बार बजट को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति ने इसे पहली बार भारत में बजट को पेश किया था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत में पहली बार जो बजट पेश किया उनका नाम था आर.के. शनमुखम चेट्टी। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहली बार जो बजट है वो पेश किया था आज़ाद भारत में। ये उस वक्त के वित्त मंत्री थे। और पहला रेल बजट भारत में पेश किया गया था 1924 में एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया था। भारत के इतिहास में अब तक जितनी बार पे बजट पेश हुआ है, आमतौर पे हर साल फरवरी के पहले तारीख को बजट पेश किया जाता है। और भारतीय इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने बजट को पेश किया है उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। उन्होंने कुल 10 बार भारतीय इतिहास में बजट को पेश किया है। और भारतीय इतिहास में एक और चीज़ जानने के, इससे पिछली बार साल में क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबा बजट का भाषण किसने दिया और कब दिया था। तो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा बजट का जो भाषण था वो पिछले साल का जो बजट था 2020-21 का, उसमें जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, इन्होंने दिया था। और वो भाषण करीब करीब 2 घंटे 42 मिनट के आसपास चला था। यह निर्मला सीतारमण ने जो इस बार जो बजट पेश किया है यह तीसरी बार पेश किया है। और ये जो बजट है, चूँकि इस वक्त क्या है, सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है किसी चीज़ की इस वैश्विक महामारी में तो वो है अर्थव्यवस्था की क्षति हुई है। देश को तरक्की करने के बजाय कई सारे देश, यहाँ तक कि हमारा देश भी, बहुत पीछे चले गए हैं हम। तो जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी को, उसको कहा गया 6 स्तंभ पे इस पूरे बजट को निर्धारित किया गया। तो वो 6 स्तंभ क्या क्या हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे। बट उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इस बजट से संदर्भ में हम देखते हैं। इस बार क्या किया गया है, जो आम तौर पे जो इनकम टैक्स की स्लैब होती है, आयकर की जो उसकी स्लैब होती है, इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे लोग अनुमान लगा रहे थे कि चूँकि देश को आर्थिक क्षति हुई है तो शायद हो सकता है कि जो मध्यवर्गीय हैं या जो आय कर रहे हैं उन्हें इस बार ज़्यादा कर चुकाने की नौबत आए, पर ऐसा नहीं हुआ है। जैसा कि पिछली बार जो हमारा आयकर का जो स्लैब था वही इस साल भी रखा गया है। इसमें क्या होता है कि 2.5 लाख तक की आमदनी पे आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता। 5 लाख तक पे, 2.5 से 5 लाख तक के इनकम पे, आय पे आपको 5% देना है। पर उसमें भी अगर आपने कुछ ऐसे LIC पॉलिसी हैं या फिर आपने अगर किसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसके तहत में आपको छूट दी जाती है और 5 लाख तक के आय में भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच में आपको 10% का टैक्स देना है। 7.5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना है। और फिर 10 लाख से 15 लाख का एक अलग स्लैब है, 15 लाख से 20 लाख का एक अलग स्लैब हमें देखने को मिलता है। और फिर यूजुअली 10 से 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, फिर 15 से लेकर के उसके ऊपर जितनी इनकम होती है उनका एक अलग अलग स्लैब। जो पिछले साल का जो आय का स्लैब था वही स्लैब इस साल भी रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस एक चीज़ इसमें बदलाव की गई हैं। आमतौर पे जो वृद्ध नागरिक हैं हमारे देश के, 75 वर्ष के ऊपर के जो नागरिक हैं, उनको आयकर जो रिटर्न है, आयकर जो फाइल है, उसको फाइल करने की उनको ज़रूरत नहीं है। पर साथ में कंडीशन यह है
कि वो 75+ जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो पेंशनधारी होने चाहिए, मतलब कि वो रिटायर्ड होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के CEO हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप सैलरी कर रहे हैं और आपकी उम्र 75 से ऊपर है, तब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जो भी डेडलाइन, जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर में करनी पड़ेगी। तो ये एक बेसिक हमने ओवरव्यू देखा इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। अब आइए शुरू करते हैं। वो 6 कौन कौन से स्तंभ हैं, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में इन 6 स्तंभों पे किस तरह से बजट को निर्धारित किया गया है। उनमें जो सबसे पहला जो स्तंभ है वो है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण जो है इस बजट 2021 का पहला स्तंभ के तौर पे जाना गया है। भारत सरकार ने, जो कैबिनेट ने इस बार के बजट में स्वास्थ्य पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि जो हमारा पिछला साल जो बीता है 2020-21, इसमें हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अगर महामारी हुई है तो स्वास्थ्य को लेकर की ही हमारे देश में हुई है। इसमें स्वास्थ्य बजट में 2.23 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, सिर्फ स्वास्थ्य बजट पे किया गया है। पिछले साल जो आवंटित किया गया था वह 94,000 करोड़ ही आवंटित किया गया था। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो स्वास्थ्य का बजट है वह 137% ज़्यादा इसमें इजाफा करके आवंटित किया गया है। इसमें क्या है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का एक तोहफा दिया गया है हमारे देश के लिए, जिसके लिए 64,180 करोड़ इसके लिए आवंटित किया गया है, जिसे अगले 6 वर्षों में खर्च करना है। इसमें इनका मकसद क्या है अगर हम बात करें तो किस तरह से इसको खर्च करना है। क्या है कि अब जो काम होंगे आने वाले सालों में, सरकार की यह नीति और एक कोशिश रह रही है कि अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र बना कर रखेंगे या मास्क बना कर रखेंगे और कोरोना जैसी महामारी अगर हमारे देश में अगर आने वाले समय में अगर आ रही है तो हम उसका उपयोग करेंगे। नहीं, ये तो हमारी आज की जो डेली लाइफ है, जो आमतौर की ज़िंदगी में इसका हम उपयोग कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि इसके लिए देश में कई राष्ट्रीय संस्थानों की जो है निर्माण कराया जाएगा, जिनका मुख्य कारण यह होगा कि भविष्य में आने वाली जितने भी कोई वायरल डिजीज़ हैं, कोई बीमारियां होंगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के आम जीवन पे, इसके लिए उन पर रिसर्च करना और समय रहते ही उस पर कुछ प्रिकॉशन और उस पर कुछ जो है अपनी तैयारी करके मजबूत रहना, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भविष्य में कोई वैश्विक महामारी अगर देखने को मिले हमारे देश में तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। इसके लिए केंद्र ने 64,180 करोड़ आवंटित किया है, जिसे अगले 6 वर्षों में खर्च करना है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें चीज़ों को देखते हैं कि आखिर कुछ नई, जिससे मैंने बताया कुछ नई संस्थान, जो राष्ट्रीय संस्थान है उनको शुरू किया जाएगा। उनमें कुछ प्रमुख को देखते हैं। इसमें क्या है, 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा। पहले से भी हमारे देश में जो स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, वो लोक स्वास्थ्य इकाइयाँ वो चल रही हैं, उनको और सुधार भी किया जाएगा और साथ ही साथ 17 और नई इकाइयों को लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र को शुरू किया जाएगा और 2 मोबाइल अस्पताल की भी स्थापना की जाएगी। मोबाइल अस्पताल का मतलब ये होता है वैसे अस्पताल जो समय के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाए जा सकें। मतलब क्या है कि जहाँ पे ज़रूरत होगी उस अस्पताल को वहाँ पे देश के किसी भी कोने में उसे ले जाया जा सकेगा। ऐसे 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जब ये कोरोना महामारी चली तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि वन हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। इसके लिए क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, एक नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिसका मकसद ये होगा कि आने वाले समय में कोई भी अगर वैश्विक महामारी या कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें या कोई आर्थिक कोई भी महामारी देखने को मिले जिसका संदर्भ स्वास्थ्य से हो, तो इसके बारे में न कि सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ सचेत किया जा सके और उस पर एक ठोस कदम उठाया जा सके। इसके लिए वन नेशन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान भारत में भी स्थापना करने की बात करी गई है इस बजट में। और
कोविड-19 वैक्सीन जो वैक्सीन है, इसकी प्रक्रिया हमारे भारत में 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इसके लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ आवंटित किया है सिर्फ 2021-22 के लिए। चूँकि क्या है कि भारत के कई सारे राज्यों में और कई सारे प्रांतों में क्या किया गया कि कोरोना वैक्सीन लगभग फ्री ही दिया जा रहा है, तो सरकार को उस पर कुछ खर्च करना पड़ रहा है अपने बजट से। तो इसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ आवंटित किया है सिर्फ कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। इतना अमाउंट इन्होंने किया है और इन्होंने मिशन पोषण 2.0 को भी लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार समय से पहले हो जाते हैं, जैसे सही समय पे उनको खाने की जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके शरीर में नहीं मिलते हैं, खनिज लवण जो हैं वो जो भी इनके जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये सब चीज़ें के वजह से बच्चों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पहले एक पोषण अभियान शुरू किया हुआ था, जिसके तहत एक तरफ देखा जाता है कि छोटे जो भी सरकारी स्कूल में वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। तो दो कार्यक्रम थे, एक है संपूरक पोषण कार्यक्रम और दूसरा था पोषक अभियान। इन दोनों को जोड़ करके मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया। और एक और चीज़ें अब आई इससे बजट में, जो पहला था स्वास्थ्य और कल्याण में स्क्रैपिंग नीति पे जोर दिया गया है। तो इसको समझते हैं स्क्रैपिंग नीति है क्या। आमतौर पे ये देखा गया है कि 15 साल से पुरानी जो कमर्शियल जो कि व्यावसायिक जो वाहन होते हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं, इनको अलाउ सरकार नहीं करती, अनुमति नहीं देती रोडों पर चलाने के लिए, बट फिर भी लोग कुछ ना कुछ तरीके से इसको चलाते रहते हैं। तो इस पे क्या क्या इस नई स्क्रैपिंग नीति के तहत जो 15 साल से पुराने, 15 साल से ज़्यादा के जो कमर्शियल वाहन हैं, जो व्यावसायिक वाहन हैं, और 20 साल से ज़्यादा जो कार्स हैं, जो हमारे आम के तौर के निजी ज़िंदगी में जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उनका एक टेस्ट किया जाएगा। अगर वह मानक जो वातावरण या जो पोल्यूशन है उस पर अगर ये मानक तौर पे खरा नहीं उतरती हैं तो इनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत में जो है जो पोल्यूशन की समस्या है, जो प्रदूषण की समस्या है, इससे निजात मिलेगी, थोड़ी कमी आएगी और नई गाड़ियां जो है, जो कंपनियां हैं, जो मेड इन इंडिया जो कंपनियां हैं, जैसे कि हमारी टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गए, इन सब को नई गाड़ियाँ और बेचने का मौका मिलेगा और भारत में जो एक ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसके बाद हम 3 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर अगले पार्ट में हम जो दूसरा स्तंभ है इसको देखते हैं। आप बने रहिए, हम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। वेलकम बैक। अब हम दूसरे स्तंभ के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्तंभ जो हमारे इस यूनियन बजट 2021 वाले में है वह है भौतिक और वित्तीय पूंजी। इसमें क्या किया गया है कि प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। इसको PLI भी कहते हैं। इसको समझते हैं कि प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव है, ये होता क्या है। इसमें सरकार ने कहा है कि काम करने वाले कर्मचारियों को आपको इंसेंटिव देना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा कोई कंपनी है, सपोज़ मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, अगर वो ज़्यादा उत्पाद कर रही है, ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके आधार पे उसे अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉय को उसको इंसेंटिव उसी तरह पे देना है, जिसके लिए सरकार ने इतने बजट आवंटित किया हुआ है। पर अगर मान लेते इसका दुरुपयोग भी कभी कभी हो सकता है कि मान लिया जाए कि काम हो या ना हो, अगर कोई एम्प्लॉय या कोई कंपनी है अगर उतनी उत्पाद नहीं कर रही है या उतनी अगर क्षमता के हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, बट फिर भी अपने कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज़ को वो इंसेंटिव दे रही है, तो इससे क्या होगा कि ये गलत मोनोपोली, गलत धारणा लोगों में जाती है, वहाँ के कर्मचारियों में, ताकि उन्हें लगता है कि सैलरी के अलावा भी उन्हें इंसेंटिव दी जा रही है, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए 1.97 लाख करोड़ को आवंटित किया गया है PLI योजना में। फिर है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसे मित्रा के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी इस पे में जो मित्रा जो है इस पे जोर दिया कि बात कही गई है इस बजट में। इसमें होता क्या है कि चूँकि भारत में क्या है कि मेड इन इंडिया के
और मेक इन इंडिया के वजह से क्या है कि खादी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। खादी से बने कपड़े और उनके टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसमें मित्रा में ये कहा गया कि करना क्या है कि जो टेक्सटाइल, जो उत्पादन कपड़ों का उत्पाद हो रहा है, उसे दूसरे देशों में हमें क्या करना है, निर्यात करना है। तो इस पे जोर देने के लिए, और इससे निर्यात करने से क्या होगा कि हमारे देश की जो थोड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो इसके मित्रा पे जोर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि आने वाले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भारत में की जाएगी। फिर आता है पूंजीगत व्यय। इसके लिए पूंजीगत व्यय पे 5.5 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। इसमें अब समझते हैं कि ये पूंजीगत व्यय होता क्या है। 2 तरह के व्यय होते हैं, एक होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय को समझते हैं, आमतौर के मान लीजिए कि एक उदाहरण के बात में लेते हैं, एक आम इंसान की हम उदाहरण लेते हैं कि अगर एक आम नागरिक ने कुछ खर्च करके एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी से अगर उसे कुछ इनकम हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उसकी समाज में जो एक रेपुटेशन है, एक जो देखने का जो नज़रिया है वो बदलाव हो रहा है, तो वो कहलाएगी उसकी पूंजीगत व्यय। मतलब क्या है कि वो एक एसेट पे खर्चा कर रहा है, ना कि लायबिलिटी पे खर्चा कर रहा है। पर अगर मान लेते हैं, अगर आप जो खर्चा खाने पे करते हैं या फिर कुछ कपड़े या फालतू की चीज़ों पर खर्च करते हैं, उसे कहते हैं राजस्व व्यय। मतलब वैसे खर्च जिनके ऊपर आपकी वो लायबिलिटी बन जाती है, आपका एसेट नहीं बनता। तो पूंजीगत व्यय पे सरकार ने 5.5 लाख करोड़ आवंटित किया हुआ है। और इसमें क्या है, इसको किस तरह से खर्च किया जाएगा, तो इसको क्या है कि गरीबों के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। उसमें कुछ खर्च होते हैं सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, तो उसमें कराया जाएगा। घर घर जो है जो पीने की पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। मुफ्त शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जो औषधि या अस्पताल जो हैं उन पे मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं, उस पे होंगे। सड़क निर्माण में सरकार के खर्च होते हैं। रेलवे में जो इंसेंटिव या जो फ़ायदा होता है आम नागरिकों को, उसमें सरकार के कुछ खर्च होते हैं। या फिर यहाँ तक कि जो गैस की जो सब्सिडीज भी सरकार देती है, उसमें भी कुछ पूंजीगत व्यय सरकार के खर्च होते हैं। तो इन सब कामों के लिए इतना आवंटित किया गया है। इसमें क्या है, सड़क और परिवहन विभाग को 1.18 करोड़ को आवंटित किया गया है और रेलवे को 1.1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। इसमें रेलवे को जो आवंटित किया गया है, इसमें क्या है कि नेशनल रेल प्लान 2030 पे जोर देने की ज़्यादा बात कही गई है। इसमें अब ये नेशनल रेल प्लान 2030 है क्या, इसके तहत क्या है कि 46,000 मतलब क्या है 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन, बिजली से चलने वाली ट्रेन दौड़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ एक ये भी बताया गया है कि जो हाई स्पीड ट्रेन की जो बात की गई है, दिसंबर 2022 तक शुरुआत करने की भी बात कही गई है। जो दिल्ली अहमदाबाद में हाई स्पीड ट्रेन की जो कंस्ट्रक्शन और जिसका काम चल रहा है, उसको शुरू करने की भी बात इसमें कही गई है। पर इसके साथ एक और चीज़ है, इस बजट में सरकार ने किसी भी नई ट्रेन या नए रूट के बारे में बात नहीं किया है। मतलब इस जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2021 में, इसमें सरकार ने किसी नई ट्रेन का संचालन या उद्घाटन की बात नहीं कही है इसमें। फिर इसने सरकार ने क्या किया है, 20,000 करोड़ आवंटित किया है सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए। इसमें पुनर्पूंजीकरण क्या होता है कि जैसे कि इस महामारी के दौरान क्या हुआ है, कई सारे बैंकों को थोड़ा बहुत घाटा भी हुआ है। लोगों ने क्या किया है कि कुछ छोटे मोटे जो कर्ज लोगों ने लिए हैं समय पर चुका नहीं पाए हैं, या सरकारी जो भी बैंक हैं उनमें क्या है कि कुछ ना कुछ जो उनकी कैपिटल है उनमें थोड़ी कमी आ गई है। इसके वजह से सरकार ने क्या किया है कि 20,000 करोड़ को जो सरकारी बैंक हैं उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए, एक कैश फ्लो के लिए आवंटित किया है। और साथ ही जो रणनीतिक विनिवेश है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, के लिए 1.75 लाख करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2020-21 के लिए। ये जो रणनीतिक विनिवेश है ना, ये जो हमारे देश में जो PSUs कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं जो भारत सरकार के नेतृत्व में आती हैं, उनसे क्या है कि इनसे लगभग 1.7 लाख
7.5 लाख करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस जो हमारा 2020-21 का जो प्राप्ति का जो लक्ष्य है इसके लिए रखा गया है। फिर जो तीसरा स्तंभ आता है हमारे बजट का वो है समावेशी विकास। समावेशी मतलब क्या है कि सबका विकास। समावेशी मतलब है सबका साथ सबका विकास। कुछ इस प्रकार से इस मॉडल को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसमें क्या है, स्वामित्व योजना का सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित राज्यों में विस्तार के लिए बात कही गई है। तो ये स्वामित्व योजना है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्वामित्व योजना को इस तरह समझते हैं कि क्या होता है कि आम तौर पे हम भाषा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश या कोई एक दो ही रीजनल भाषा हैं जो भारत में चलती हैं, और उसको ही अगर कोई मान लीजिए कोई आधिकारिक सूचना या आधिकारिक कोई गैजेटेड नोटिफिकेशन अगर इशू की जाती है तो इन्हीं हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर भाषाओं में इसको जारी किया जाता है। पर भारत में क्या है, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर इंसान, हर शख्स हिंदी और इंग्लिश नहीं समझता। तो इस बार के बजट में ये बताया गया है कि आने वाले समय में अब जो भी आधिकारिक सूचना या गैजेटेड नोटिफिकेशन जो सरकार के द्वारा जारी की जाएगी उसको हर भाषा, हर क्षेत्रीय भाषा में उसको इशू किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो आम नागरिक हैं उनको अपने जानने वाले भाषा में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये स्वामित्व योजना कुछ इस प्रकार है। साथ ही साथ इस समावेशी विकास योजना में सरकार ने ग्रामीण भारत पे भी जोर दिया है। इसमें कहा है कि पशुपालन जो है, मत्स्य विकास का जो डेयरी का है, मछली पालन के लिए है या फिर डेयरी उत्पाद के लिए है, इस पे सरकार ने क्रेडिट फ्लो इस पे जोर देने की बात कही है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी ये कैश फ्लो, एक क्रेडिट फ्लो होता है, जिससे कि क्या है कि वहाँ पे एक रोज़गार की संभावना बनी रहे और लोगों के पास आर्थिक कमी ना हो और लोगों को रोज़गार के लिए दर दर भटकना ना पड़े। फिर आती है ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ आवंटित किया है। और फिर इसमें समावेशी विकास में वन नेशन वन राशन क्रेडिट कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है इस वाले बजट में। इससे क्या होगा कि जो ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं या वैसे लोग जो किसी और राज्य में नौकरी करते हैं, रहते हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या है कि सरकार ने क्या है एक राशन कार्ड इशू करता है, जिससे महीने में आम नागरिक को कुछ गेहूँ, चावल, दाल, किरासन तेल, चीनी जैसी चीज़ों को कम दामों में सरकार मुहैया करवाती है। चूँकि जब कोई नागरिक है अगर किसी और राज्य में अपनी जीवन यापन के लिए अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या है कि वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए इस कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड का एक स्कीम, एक योजना लागू करी थी, जिसपे इस बार के बजट में उस पर जोर देने की और हर राज्यों में उसको लागू करने की बात कही गई है। इससे किसी भी एक नागरिक जो है वो किसी भी राज्य में हो, कहीं पे भी नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, वो अपना इस मिलने वाली सुविधाओं को, जो राशन जो मिल रही है, वो वहाँ से उठा सकता है और उसकी फ़ायदा ले सकता है। फिर ये आती है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ग्रीन पावर सोर्स से ऊर्जा निर्माण पे जोर देने की बात कही गई है। हाल ही में हमने देखा जो दिसंबर महीने में एक प्रधानमंत्री ने गुजरात में इनॉग्रेशन मतलब कि फाउंडेशन स्टोन जो है बोलते हैं कि रखा था, वो थी वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो बोलते हैं, वहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कई सारे भी और भी जो सोलर पावर, एक देखा गया है कि मूविंग सोलर पावर जो है, जो पानी में तैरने वाला एक सोलर पावर की भी उद्घाटन की बात कही गई है। मतलब क्या है, भारत जो देश है अभी प्रदूषण से बचने और उसको कम करने के लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीक़ों को अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या है कि आने वाले समय में प्रदूषण से निजात मिले। इसके तहत क्या कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन है, वह प्योरेस्ट मतलब सबसे शुद्ध एनर्जी, सबसे शुद्ध ऊर्जा का स्रोत है। उससे क्या है कि प्रदूषण नहीं फैलता। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है कि हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर पावर पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारत में अलग अलग जगहों पे इसके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस पे सरकार ने ये ग्रीन पावर एनर्जी की इसमें बात कही है। साथ ही जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ को आवंटित किया है। इसमें क्या होता है, आमतौर पर हम लोग सुनते हैं कि बोलते हैं, हम नल जल योजना के बारे में हम अक्सर बात करते हैं या सुनते होंगे, या कई लोग आप लोगों के घरों में लगा भी होगा। सरकार ने क्या हुआ है, पाइपलाइन के माध्यम से घरों घरों में
पानी की सुविधा मुहैया करवाई है, पीने की पानी, जो कि क्या है, पहले आप बोरवेल से हर घर में आप करते थे, तो उसको निजात पाने के लिए सरकार क्या करिए, पाइपलाइन बिछा रही है ज़मीन के अंदर और हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है और समय के हिसाब से उस पर हर घर में पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बदले में सरकार का आपको 20 रुपये 30 रुपये एक टैक्स, एक कर, एक शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ आवंटित किया है। इसमें सरकार क्या कर रही है कि हर घर में मुहैया करवा रही है और लगभग 20 से 30 फीट जो पाइपलाइन की आपके घर में अंदर तक सुविधा सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में अंदर तक आपको नल जल जो है वो लगा करके सरकार आपको दे रही है। फिर चौथा जो पिलर की बात करते हैं, चौथा जो स्तंभ है हमारे बजट का, वो है मानव पूंजी में नवजीवन। अब समझते हैं ये मानव पूंजी क्या है। पैसा रुपया? जी नहीं, पैसा रुपया का ही मानव पूंजी नहीं होती। मानव पूंजी का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो हमने सीखा है, जो हमारे साथ हैं, जो हमारी स्किल है, ये एक हमारी पूंजी है, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो इस बार के बजट में सरकार ने न सिर्फ शिक्षा पे जोर दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि जो युवा हैं या जो भी शिक्षा जो कम उम्र से ही जो बच्चों को दी जा रही है, उनमें एक स्किल, एक क्षमता का विकास भी जरूरी है और उस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। फिलहाल ये अभी क्या हुआ था कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि एलएसी पे भारत और चाइना के बीच काफ़ी थोड़ा उनके जो सैन्य बल हैं, जो आर्म फोर्सेस है, थोड़ा तनाव देखने को मिला है। इससे क्या हुआ कि अचानक से देखने को मिला कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री था वहाँ पे उनको नोटिफिकेशन, उनको एक अधिसूचना मिली कि चाइना ने क्या किया, एलएसी पे लगभग 1 लाख सैनिकों को वहाँ पे तैनात कर रखा है। हालांकि क्यों किया है इसकी अभी तक आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, परंतु क्या हुआ है कि इसके चक्कर में राफेल के जो प्लेन्स थे वो भारत में लाए गए बहुत कम समय के अंदर ही, लगभग 30 से ऊपर अब तक लाए जा चुके हैं। और फिर जो सेना थी उनके खान पान के लिए जो उनके हथियार थे, जो उनके एम्यूनेशंस हैं, उन सब पे खर्च करने में सरकार को लगभग 20,000 करोड़ का खर्च हो चुका है। तो इस सब के लिए और कुछ सैन्य बल की भी आवश्यकता हो रही है। तो इन सब को निजात पाने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि लगभग, नॉट लगभग बट एग्जैक्टली 100 सैनिक स्कूल की स्थापना भारत में करी जाएगी। और किसके मदद से? तो जो निजी जो वहाँ के क्षेत्र हैं और साथ ही साथ जो एनजीओ हैं उनकी मदद से भारत में 100 और सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिससे क्या है, देश में जो सैन्य की जो कमी है वो उसको और तरीके से किया जा सके। कहने का क्या है कि भारतीय सेना में अक्सर कभी न कभी थोड़ी सैन्य बल की कमी देखने को मिलती है। हालांकि हमारा देश में जो सैन्य ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है, पर फिर भी बोलते हैं कि द सेफेस्ट हैंड इज स्टिल आवर ओन। इसलिए 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना होगी। साथ ही साथ 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की भी स्थापना भारत में होगी। ये एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, इसको क्या इसे समझते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में, जो आदिवासी क्षेत्र नहीं बोल सकते बल्कि जो ट्राइबल जो एरिया हैं, जो ट्राइबल जो क्षेत्र हैं, कबीले या फिर जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हैं लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे जो प्रगति है लोगों में अभी भी देखने को नहीं मिली है, वो आज भी अपना जीवन यापन एक पुराने तरीके से ही करते हैं। तो वहाँ पे 700 बोले हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे चयनित करके 750 स्कूल्स खोले जाएंगे जो कि आवासीय होंगे। और जो ट्राइबल लोग होंगे वहाँ पे उनके बच्चे उस स्कूल में रहेंगे भी और पढ़ेंगे भी। फिर सरकार ने एक और कहा कि लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसकी भी चर्चा इस यूनियन बजट में 2021 में किया गया है, जो कि चौथे मानव पूंजी में नवजीवन में ये हमें देखने को मिला है। अब हम 5वें के बारे में देखते हैं। 5वां है शोध का बढ़ावा। इस 5वें स्तंभ में बात किया गया है कि शोध को बढ़ावा, शोध जो है, जो जितने भी भारत में शोध हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अनुसंधान हैं या फिर जो इनोवेशंस हो रही हैं, इनके ऊपर बढ़ावा देने की बात कही गई है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रारंभ 2 दिनों की एक स्टार्टअप की नीति के हिसाब से जो रविशंकर प्रसाद हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रारंभ की शुरुआत की थी, जिसमें स्टार्टअप के बारे में काफ़ी बातें की गई थी। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया सीड के तहत 1000 करोड़ का अलॉटमेंट किया था, ताकि
जो नए युवा हैं, नए जो यूथ ही हैं, वो रोज़गार और स्टार्टअप करके एक देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत की जा सके। इसके तहत शोध के बढ़ावा देने में जो उसमें है, इसमें क्या किया गया है, 50,000 करोड़ देश के अनुसंधान और उसको बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है। और इस 50,000 करोड़ का जो आवंटन है, इसको 5 साल के भीतर में ही इसको पैसे को खर्च करना है और इसको अनुसंधान और रिसर्च में जो भी चीज़ें आएंगी इन पे खर्च किया जाएगा। फिर अगर बात करें इनकी शिक्षा नीतियों की, तो देश में क्या है, शिक्षा नीतियों पे भी NTLM जो है उस पर भी जोर देने की बात कही गई है। इसमें क्या हुआ है, शिक्षा नीति के तहत क्या है कि 3,000 करोड़ आवंटित किया गया है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना के लिए, और लगभग 15,000 से अधिक विद्यालयों का पूरे देश में कायाकल्प किया जाएगा। कायाकल्प का मतलब क्या है कि थोड़ा सा उनमें चेंजेस लाए जाएंगे और उनको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। जो छठा जो स्तंभ है इस बजट का, वो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इस बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस छठा जो स्तंभ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इसको क्या है कि जो अभी की जो मौजूदा सरकार चल रही है, जो केंद्र में जो सरकार है, उनकी ये मानना है कि जो पहले से जो रूल्स रेगुलेशन, जो नियम कानून जो आ रहे हैं, वो देश के विकास में थोड़े बहुत मतलब कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो पुराने जो नियम कानून हैं उनको बदला जाए, उनको कुछ चेंजेस लाए जाएं और एक नए तरीके से बिना किसी बोलते हैं परेशानी के एक नए तरीके से चीज़ों को लागू किया जाए, ताकि एक अच्छे तरीके में चीज़ें फ्लो करती रहें। इसमें क्या आता है कि मान लीजिए किसी को कोई अगर नया बजट पास मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई नया काम शुरू करना है, तो इसके लिए एक इंडिविजुअल को कई सारी परमिशंस सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं। पर सरकार ये चाहती है कि अगर मान लेते हैं कोई स्टार्टअप कोई कर रहा है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ उदाहरण के तौर पर, आप तो आमतौर में आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप कंपनी होती हैं, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती हैं। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या पार्टनरशिप कंपनी होती है, इनमें इनको शुरू करने के लिए सरकार ने कहा है कि नीतियों के हिसाब से लगभग 2 इसमें डायरेक्टर, इसका फाउंडर होने चाहिए। या जो अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उसमें सिंगल पर्सन कंपनी शुरू कर सकता है, बट उसकी डिमेरिट क्या है कि उसमें लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी को कुछ भी नुकसान होगा तो आपकी पर्सनल संपत्ति को भी सरकार बेच के गिरवी रख के उसको वसूल कर सकती है। बट कंपनी अगर मान लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है और आपकी कंपनी को घाटा या नुकसान होता है, तो आपकी निजी संपत्तियों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो सिंगल पर्सन के लिए कंपनी ने सरकार ने 2013 में शुरुआत करी थी OPC, जिसको कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के तहत एक सिंगल इंसान, एक सिंगल नागरिक देश का चाहे तो कंपनी की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए सरकार कुछ नीतियों में बदलाव ला रही है। यही है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इसके तहत त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार किया जाता है। मान लीजिए कोई क्राइम वगैरह होता है तो उसमें सुधार, कम समय में उसकी फैसला हो, इसके तहत जो सरकार है उसमें ट्रिब्यूनल में सुधार चाहती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी संशोधन की बात कही गई है। जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, उसमें भी संशोधन के बाद इस नए वाले बजट 2021 में की गई है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे बजट में जानने वाली है वो है जो हमारी, चूँकि जनगणना जो होती है देश की हर 10 साल के बाद होती है। जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, 2021 में फिर से जनगणना होनी है। तो इस बार भी पेपरलेस जो जनगणना है वो की जाएगी। कहने का मतलब है कि इस बार डिजिटल जनगणना होगी। इसमें क्या होगा कि जो अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर होंगे, जो जनगणना करते हैं, उन्हें रजिस्टर या कोई बुकलेट नहीं दिया जाएगा। उनको हर को एक मेड इन इंडिया टैब दिया जाएगा, जिसमें वो सारी चीज़ें जो जितनी भी जनगणना से संबंधित जो जानकारियां हैं वो उसमें वो इंटर करेंगे और उसको पेश करेंगे। तो डिजिटल इंडिया जनगणना के लिए सरकार ने 3,760 करोड़ आवंटित किया है। ये जो पैसे हैं ये सरकारी जो ये बताया कि टैबलेट दिए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों पे खर्च किए जाएंगे। कुछ और इन सब के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरे बजट में जो हमें जानने वाली होती हैं। मैंने बताया था कि चूँकि पिछले अभी जो घटनाएं हुई हैं LAC बॉर्डर पे, चाइना और भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बेस से क्या होता है, सरकार को लगभग 20,000 करोड़ का व्यय हुआ है, खर्च हुआ है।
उस स्थिति को बरकरार और सुधारने के लिए। तो उसमें क्या है कि जो रक्षा बजट है उसमें सरकार ने 25,000 करोड़ का इजाफा किया है, और जो नया रक्षा बजट जो दिया है इस साल के बजट में वो है 4.7 लाख करोड़ का नया रक्षा बजट सरकार ने इस साल दिया है। साथ ही साथ भारत माला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना था भारत में, और अब तक क्या है 3,800 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। तो इस बजट में इस नए सड़क निर्माण की भी बात कही गई है। सरकार ने ये भी कहा है कि मार्च 2022 तक जो बचे हुए लगभग 8,500 किलोमीटर के जो सड़क निर्माण होने हैं उनका जो टेंडर है वो या उनका जो ठेका है वो मार्च 2022 तक दिया जाएगा। इन सब में क्या है कि 34,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इशू किया गया है असम में हाईवे बनाने के लिए। असम स्टेट में हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए का उसमें ऐलान किया गया है, और बंगाल में हाईवे विस्तार के लिए 25,000 करोड़ का बात कही गई है कि जो बंगाल में जो हाईवे का जो विस्तार किया जाएगा उसके लिए 25,000 करोड़ इस बजट में दिया गया है उस काम के लिए। अब बात करते हैं कि इस बजट में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स, जैसे कि कुछ जब निर्मला सीतारमन ने जब पूरे बजट को पेश किया तो उन्होंने, चूँकि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, उन्होंने ये तीसरी बार बजट पेश किया था, और ये जो बजट पेश किया है उन्होंने वो अब तक का सबसे छोटा बजट पेश किया है। कहने का ये मतलब है कि जैसे पिछली बार उन्होंने सबसे लंबा जो भाषण दिया है वो दिया था, बट इस बार जो उन्होंने भाषण दिया है वो तीनों सेगमेंट में तीनों बार जो बजट पेश किया उसमें सबसे छोटा भाषण इस बार का दिया है, और उस वक्त इन्होंने 1 घंटा 50 मिनट में ही पूरा बजट पेश किया है। और इस पूरे बजट के दौरान उन्होंने 48 बार टैक्स कर शब्द का प्रयोग किया है, और 25 बार इन्होंने स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया है, और 16 बार कोरोना शब्द का प्रयोग किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि जो नया बजट आया है उसमें इस शब्द का प्रयोग उस पूरे बजट में कितनी बार किया गया है। जब वो बजट में जब भाषण दे रही थी उसमें उसके दौरान इतनी बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा जो महामारी देखने को मिली है वो स्वास्थ्य संबंधी ही देखने को मिली है, और 137% का इजाफा किया गया है इस साल के बजट में सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी पे, इसलिए जानना जरूरी है। ये तो रहा पूरा बजट, हमने पूरा बजट को अच्छी तरह से समझा और जाना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस बजट के आने के बाद। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है इसमें सरकार को जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो हुआ है 9.5%। 9.5% का जो पिछले साल था 2020 और 21 का राजकोषीय घाटा सरकार को हुआ है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात है। जो देश की जो टोटल जीडीपी है उसमें इतना सरकार को घाटा हो गया है। और जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है 2021 और 22 उसमें अनुमानित राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 6.8% की घाटा सरकार को इस साल भी अनुमानित देखने को मिलेगा। उनको राजकोषीय घाटा जो है 6.8% देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि इस बार जो हमारा जो चल रहा है बजट इसमें सरकार की पूरी कोशिश रह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए, पर यहाँ पे समस्याएं दूर नहीं बल्कि घाटा सरकार को जब होती है, जब क्या है कि जब भी कोई राजकोषीय घाटा होता है तो सरकार को उसकी पूर्ति करने के लिए या तो महंगाई करानी पड़ती है या फिर जो राष्ट्रीय या जो विश्व जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे सरकार को ऋण लोन लेना पड़ता है, जिससे देश की स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एज अ कारण क्या होता है, सरकार को चीज़ों को प्राइवेटाइज करना पड़ता है। फिर क्या है, बढ़ता एनपीए भी एक चुनौती है। पिछले साल हमने देखा था महामारी के दौरान सरकार ने 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड ईएमआई मोरेटोरियम पीरियड इशू किया था। बैंकिंग के नीतियों के हिसाब से अगर कोई लोन 3 महीने तक किसी लोन की भरपाई ईएमआई की पेमेंट नहीं होती है तो वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब पर सरकार ने जब 6 महीने का जब ईएमआई मोरेटोरियम लगाया तो उसमें लोगों ने
जो उनके लोन चल रहे थे उनमें लोगों ने 6 महीने तक EMI नहीं पे की। तो एक बैंकिंग नीतियों के हिसाब से सरकार को थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े थे और उसमें सरकार ने कुछ रेपो रेट में भी कटौती की थी। पर ये महामारी अभी भी चल ही रही है, अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से पटरी पर आई नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं। इसके तहत लोग आज भी कई सारे जो लोग हैं लोन की भरपाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए NPA की संख्या जो है बैंकों में, डिफ़ॉल्टर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोग जब जो ऋण है, जो कर्ज है बैंकों को चुकाएंगे नहीं तो आने वाले फिर लोन लेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। फिर बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या सरकार की एक चुनौती बनी हुई है। इस साल जो बोलते हैं बेरोजगारी है वो लगभग 15-20 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में अभी देखने को मिली है। क्या है कि इस महामारी के दौरान जो वैकेंसीज़ हैं, सरकारी वैकेंसियाँ, उनके भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होते रह गए, नहीं हो पाए। प्राइवेट कंपनीज थी, उनको घाटा हुआ तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। और कुछ कंपनियां जो छोटे बेड की थी, जो अपने आप को संभाल नहीं पाई, इस महामारी में अपने आप को नहीं ठीक कर पाई, वो कंपनियां बंद हो गई। तो इसलिए बेरोजगारी भी सरकार के लिए एक अहम चुनौतियां बनी हुई है। फिर कोविड-19 के बाद की रिकवरी, कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है, अभी भी कुछ ना कुछ थाउजेंड्स में, जो बोलते हैं हज़ारों में आज भी हमेशा प्रतिदिन हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। पर फिर भी सरकार चाहती है कि मतलब $5 ट्रिलियन की सरकार अनुमानित कर रही है कि हम अपनी रिकवरी करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे। पर ये कोविड के चलते हुए भी ये एक रिकवरी करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड के तहत 1000 करोड़ का एक सीड फंड लॉन्च भी किया था। प्रारंभ जो 15 जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, 2 दिनों की एक ये सेशन थी, उसको भी किया गया था। सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य, जो मछली पालन है, डेयरी उत्पाद है, या फिर हमारा मछली पालन के या पशुपालन है, इन पे जोर देने की बात कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यवस्था और कैश फ्लो बनी रहे। और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि रेपो रेट में कटौती हो, जिससे लोगों को EMI का बोझ कम पड़े। बट फिर भी ये जो कुछ चुनौतियां हैं जो सरकार के लिए अभी भी बनी हुई हैं, और सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि ये हो। ये कुछ पॉइंट जितने मैंने बताए हैं अब तक, इन सबको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके तहत क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा कुछ पूछने की संभावना नहीं बनती है। इससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन करके, या फिर जो फेसबुक का जो हमारा पेज है उसको फॉलो करिएगा। और इसमें आपको इस यूनियन बजट के मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट और इंस्टाग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।